हेलो टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वेलकम यू। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट सीरीज। वन शॉट सीरीज में हम लोग आपको कंप्लीट चैप्टर एक ही सेशन में दे देंगे। जो पहले तैयारी करते हैं हम लोग हाफ ईयरली फाइनल बैटल फॉर बोर्ड्स के लिए, पहला स्टेप आता है हमारा हाफ ईयरली की तैयारी करना। हाफ ईयरली के लिए पहला चैप्टर जो मैं आज ले रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा सा आप इसको 1x 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं ताकि आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स वर्ड किससे बना है? काइनेटिक से। और काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी से इसका रिलेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी से इसका रिलेशन मतलब दैट इज द हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब ये किससे आ गया? वेलोसिटी से आ गया। दैट मींस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द speed of any chemical reaction is called as chemical kinetics. That is the branch of chemistry that deals with speed of reaction. Speed of reaction. अब भाई बात आती है कि स्पीड कैसे निकालूं मैं? भाई ऐसा थोड़ी कि आज केमिकल यहां पड़ा और कल दूसरे लैब में चला गया। नहीं, हम लोग किसी भी चीज की स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट केमिकल्स तो ट्रेवल कर नहीं सकते, तो केमिकल्स की जो स्पीड निकलती है वो कैसे निकलती है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने क्या किया, एक ग्लास दूध लिया, दैट इज मिल्क, और इसके अंदर शुगर के मैंने क्यूब्स डाल दिए। कितने ग्राम शुगर डाली? मान लीजिए 20 ग्राम मैंने शुगर डाल दी। मैंने एक और ग्लास दूध लिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इस बार मैंने शुगर का पाउडर डाला। ये भी ये 20 ग्राम शुगर को मैंने किसमें कर दिया? शुगर पाउडर में। दैट मींस दोनों में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो था, ये मिल्क जो था, वो मैंने यहां भी 100 ml लिया और यहां भी कितना ले लिया? 100 ml। दोनों जगह मेरे मिल्क की क्वांटिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। दोनों जगह मेरे सॉल्यूट शुगर की क्वांटिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। अब मैंने आपसे पूछा कि मैंने इन दोनों को 5 मिनट्स के बाद देखा। दोनों कैसे देखा? 5 मिनट्स के बाद देखा। तो इसके अंदर मान लीजिए ये क्या था? ए दूध था और ये कौन सा था आपके पास? दैट विल बी द बी। अब बताइए मुझे कौन सा ज्यादा मीठा हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे सर जो शुगर पाउडर फॉर्म में है वो जल्दी घुल जाएगी। दैट मींस बी विल बी द मोर स्वीट एज कंपेयर टू ए। तो ये कैसे पता लगाया आप लोगों ने? दैट मींस आपने बोला कि सर शुगर का जो पाउडर होता है वो शुगर के क्यूब्स के कंपैरिजन में जल्दी घुल जाएगा। अब ये बात समझ में आएगी, जल्दी घुल जाएगा ये कैसे पता चला? सर हम लोगों ने इसको टेस्ट करके देखा, इसके अंदर मिठास जल्दी आ गई। आपको कैसे पता चला मिठास जल्दी आ गई? सर पहले जो दूध था वो फीका था, ठीक है, अब जो दूध है वो मीठा हो गया। तो आपको क्या पता चला? दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कैसी कंसंट्रेशन थी? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कैसी कंसंट्रेशन थी? फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन में जो चेंज आया वो किसके अंदर देखा हम लोगों ने? एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर। तो यहां पर भी केमिस्ट्री में भी जो निकलता है वो किसी तरीके से निकलेगा। दैट इज स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अरे भाई यही चीज होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन, ठीक है, यहां से फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज ROR इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये था हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चलिए अब वेस्ट नहीं करते हम लोग टाइम, हम लोग देखते हैं किस तरीके से। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास हम लोग यहां पर कोई भी एक पॉइंट ए पर खड़े, ठीक है, या फिर मैं बात कर रहा हूं जोधपुर से। जोधपुर से मेरे को निकलना है कहां तक? जयपुर तक। मैं कैसे निकलता हूं? जोधपुर से मेरे को जाना है कहां तक? जयपुर तक। जोधपुर से गाड़ी मेरे स्टार्ट होती है सुबह 6 बजे, ठीक है। ये मान लेते हैं भाई, ऐसा कोई नहीं है कि आप रेलवे की टिकट बुक करा लो। यहां पर जयपुर पहुंचती है ये गाड़ी मेरी 12 बजे। ऑब्वियस सी बात है, जयपुर से जोधपुर की दूरी जो है वो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 240 किलोमीटर के आसपास है। आपको 240 किलोमीटर जाने के अंदर कितना टाइम लग गया आपको? दैट विल बी द 6 आवर्स टाइम विल बी रिक्वायर्ड। तो मेरी ट्रेन की स्पीड क्या हुई?
तो आपने निकाला कि सर यहां से अगर हम लोग 6 बजे बैठते हैं 12 बजे उतरते हैं तो मेरे को लगा टाइम 6 घंटे, 6 घंटे में 240 किलोमीटर स्पीड चली, तो मेरी ट्रेन चली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये तो बात बिल्कुल सही थी, बट मेरी तो ट्रेन के पीछे लिखा रहता है 120 130, तो वो क्या स्पीड होती है फिर? जैसे बुलेट ट्रेन के पीछे लिखा रहता है 500 की स्पीड, 700 की स्पीड, तो ये स्पीड से अगर मेरी ट्रेन चलती तो मेरे को 2 घंटे में जयपुर पहुंचा देती, बट फिर भी जयपुर पहुंचाने के लिए कितने लग रहे हैं मुझे? 6 घंटे। तो ये जो आपने स्पीड निकाली है दैट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ये एक ऐसी स्पीड थी, एक एवरेज स्पीड। अब एवरेज की क्यों जरूरत पड़ी? कहां जरूरत पड़ती है एवरेज की? जहां पर स्पीड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मैंने बोला कि सुबह 6:20 पर स्पीड निकाली। हो सकता है कि ट्रेन जब यहां से रवाना हुई है तो बहुत तेज स्पीड पे चल रही होगी। क्लियर है? अब क्या हुआ, यहां पर कोई स्टेशन आ गया तो ट्रेन वापस अपनी स्पीड स्लो करते हुए रुक गई होगी। दैट मींस हो सकता है यहां पर 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। हो सकता है ट्रेन तेज चलते चलते यहां पर अपनी फाइनल स्पीड पकड़ी होगी और ट्रेन यहां पर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। दैट मींस 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल सकती है। हो सकता है ट्रेन यहां पर आके रुकने वाली हो बट यहां रुकेगी नहीं। दैट मींस यहां कहीं जाके रुकेगी तो यहां स्पीड हो सकती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दैट मींस मैंने जब आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दे दिया, मैंने ये बता दिया कि इस इंस्टेंट पर कहां रुकेगी, इस इंस्टेंट पर स्पीड क्या होगी, तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज आर इंस्टेंटेनियस। दैट मींस व्हाट इज आर इंस्टेंटेनियस? Whenever the rate of reaction is calculated at a particular instant of time। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एक बार देखते हैं हम लोग इसको। हम लोगों ने क्या देखा हुआ इसमें कि ट्रेन यहां से रवाना हुई और यहां पहुंची, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में अगर देखें then this was the graphical representation of the two reactions। मैंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। ROR is calculated by two ways। पहला वेज कौन सा था? दैट इज R एवरेज, और दूसरा वे कौन सा था? दैट इज R इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज R एवरेज? एवरेज स्पीड व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन is calculated in between a time interval। रेट ऑफ रिएक्शन किसके? इन बिटवीन अ टाइम इंटरवल, 6 से लेके 12 बजे तक के बीच में क्या उसकी स्पीड रही होगी, दैट वाज द एवरेज। आर इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां मैंने लिया कंसंट्रेशन और यहां मैंने ले लिया टाइम। अब मेरे पास जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये कंसंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का। ये कंसंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का। क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेट्स चेक। अब मैंने बोला कि मेरे पास यहां पर कुछ चीजें थी जिसको मैं देख रहा था। मैंने बोला जब टाइम मेरा t1 था, whenever the time was t1 the concentration was c1, whenever the time was t2 the concentration was c2। अरे से यस और नो? मैंने बोला जब टाइम मेरा t1 था कंसंट्रेशन c1 था, जब टाइम मेरा t2 था, जब कंसंट्रेशन मेरा c2 था, तो मेरे इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलती है दैट इज कंसीडर्ड एज आर एवरेज। और ये किसके थ्रू निकलेगी हमारे पास? It will be represented change in concentration, that is C2 minus C1, that is final minus initial upon T2 minus T1। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की टर्म्स में निकाल रहे हैं तो यहां पर साइन कैसा आएगा? नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दैट इज यहां पर ये क्या बताएगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। क्योंकि भले ही मैं कितना भी स्लो चल लूं, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग किसके रेफरेंस में लेते हैं? दैट इज नेगेटिव साइन विल बी रिप्रेजेंटेड, और इसको हम लोग लिखते कैसे? दैट इज -d
चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt, चेंज इन टाइम। अब आपके दिमाग में आ जाए तो सर फिर इंस्टेंट कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस मुझे निकालनी, मान लीजिए इस पॉइंट t पर, I have to calculate at this point t। अब मुझे इस t पॉइंट पर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। How will I calculate instantaneous rate of reaction? Now let's draw a tangent over this। एक यहां से ये कट यहां करेगा कुछ ना कुछ, क्लियर है, और यहां से ये कट जाएगा यहां पर। मतलब मैं इसी पॉइंट के ऊपर एक क्या ड्रॉ कर देता हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं जो कि इस पॉइंट को कट करेगी, और फिर मैं इसी पॉइंट का क्या निकाल लेता हूं, थीटा एंगल निकाल लेता हूं। दैट इज ये जो थीटा एंगल निकलेगा ये होगा आर इंस्टेंटेनियस। ये किसके बराबर होता है? स्लोप के बराबर होता है। और स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा किसके ऊपर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। वही चीज वापस मैं साइन लूंगा नेगेटिव का। क्यों नेगेटिव का? क्योंकि टाइम रेट ऑफ रिएक्शन में किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं? रिएक्टेंट। तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी, देन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव साइन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे? मैंने एक इक्वेशन ली, a प्लस बी गिव्स c प्लस d। एलिमेंट्री इक्वेशन थी जहां a के कोफिशिएंट a, b, c एंड दिस वाज द d। ये चार मैंने कोफिशिएंट्स इस तरीके से यूज में लिए हैं। मेरे पास क्या था? ये जो पोर्शन था दिस वाज रिएक्टेंट, एंड ये जो पोर्शन था ये क्या था? प्रोडक्ट था। हम जानते हैं कि टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होगा? दैट विल डिसोशिएट। रिएक्टेंट क्या होता है? डिसोशिएट। और प्रोडक्ट क्या होगा टाइम के साथ? प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। रिएक्टेंट विल बी डिसोशिएटेड, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब क्या होता है? अब इनके खत्म होने की रेट और इनके बनने की रेट, दैट मींस रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी, ये चीज हम लोग निकालते हैं। दैट मींस हम लोग अगर बात करें रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, अगर हिंदी मीडियम में बोले तो ए के विघटन की दर क्या होगी? इज इक्वल टू दैट इज माइनस डी ए अपॉन डी टी। वाई आई एम टेकिंग माइनस? अगेन वापस बताएंगे आप लोग माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि हम लोग ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको लेते हैं, दैट इज यहां से रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए के बाद अगर हम लोग बात करें, दैट इज रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी। रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी किसके बराबर? दैट इज माइनस डी बी अपॉन डी टी। इस चीज का ध्यान रखिए, मैंने अभी तक कोफिशिएंट काम में नहीं लिए हैं, मैंने डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी लिखा है। दैट इज नेक्स्ट इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी। वाई आई एम राइटिंग हियर प्लस? क्योंकि टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन आपके क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है, वो हम लोग नहीं कर सकते, बट टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, दैट इज इक्वल टू प्लस डी अपॉन डी टी। दैट मींस ये क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। ये क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम। एक और लिखते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन जब भी लिखते हैं, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके नीट और जेई पर भी, इनको हम लोग कैसे लिखते हैं? सबको इक्वल कर दो, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी डी अपॉन डी टी। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज द कोफिशिएंट, दैट इज द ए, तो 1 अपॉन ए, that is the B, this is 1 upon B, this is C, that is 1 upon C and last 1 upon D. Coefficient becomes 1 upon, divisible में फॉर्म में आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जो इक्विलिब्रियम में कर रहे थे, the coefficient becomes the power of the concentration term, वो यहाँ पर चेंज होता है थोड़ा सा। यहाँ पर coefficient कहाँ जाता है? डिवीजन में जाते हैं। क्यों जाते हैं इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Let's check an elementary equation, N2 plus thrice H2 gives 2 NH3। ये मैंने कोई भी एक एलिमेंट्री इक्वेशन आपको दे रखी है, यहां से N2 और H2 क्या है? रिएक्टेंट। दैट मींस रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2, रेट ऑफ
dissociation of H2, rate of formation of NH3 and last one is the rate of reaction. ये मेरे को समझ में आ रहा है कि ये मेरे को आपको लिखना है. Rate of dissociation of N2, what will I get? That is D, change in concentration upon N2 upon dt. Rate of dissociation H2, rate change dH2 upon dt. Rate of formation equal to dNH3 upon dt. जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाएंगे. N2 और H2 क्या थे? रिएक्टेंट, तो भाई लगा दो माइनस. NH3 क्या था? प्रोडक्ट, तो लगा दो भाई प्लस. अरे रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, माइनस और प्लस यहां लगा दिए. मैंने अभी भी कोफिशिएंट यूज में नहीं लिए. अरे भाई कब काम में लेगा? मैं अब काम में लूंगा. कैसे? इन सबको इक्वल किया. दैट इज dN2 अपॉन dt, दैट इज dH2 अपॉन dt, दैट इज प्लस dNH3 अपॉन दिस इज लास्ट देन dt. अब यहां से बात करें, साइन माइनस प्लस मैंने लगा दिया. कोफिशिएंट बोलो भाई 1, that is 1 by 1, coefficient 3 that is 1 by 3, coefficient 2 that is 1 by 2. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं आपको एक बार, मैंने यहां क्यों लिखा है. लेट चेक. इसको इधर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इस रिएक्शन को इधर लेकर के काम करते हैं. मैंने बोला कि जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया तो मेरे पास इस रेट लॉ से एक चीज सामने आई. दैट इज मेरे को एक चीज पता चली कि माइनस डी N2 अपॉन dt इक्वल टू 1 by 3 d H2 अपॉन dt विद द साइन माइनस. अब मैं आपसे कुछ चीज पूछता हूं, माइनस डी N2 अपॉन dt क्या मुझे यहां भी लिखा हुआ मिल रहा है? तो ये जो चीज हो गई मेरे पास, ये क्या चीज हो गई मेरे पास? आप इसको एक बार देख सकते हैं. दैट इज रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2. यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये यहां पर आ गई रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2. अरे भाई हमारे इसकी जगह पे आ गया ये. अरे क्लियर है भाई बात? ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग इसकी जगह पर लिख सकते हैं. ठीक है, माइनस डी H2 बाई dt, ये इतना पोर्शन मुझे शायद यहां देखने को मिल रहा है. लेट चेक, यहां से ले लेते हैं हम लोग इसको. दैट इज रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 की बात करें, दैट इज व्हाट विल आई गेट हियर, दैट इज द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2. इस चीज को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से अगर देखें तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 की बात करें तो ये पूरा यहां से कुछ इस तरीके से यहां से मूव कर जाएगा. क्लियर है? अब यहां से हम लोग इन दोनों को एक चीज में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको वॉच कर रहे हैं. दैट इज रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 इक्वल टू, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है? इक्वल टू, कैन आई से 1 by 3 टाइम्स. तो ये तो हमें रिएक्शन से दिख ही रहा है कि रेट ऑफ डिसोसिएशन जो N2 है वो 1/3 है किसके? रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 के. भाई जब N2 1 खत्म हो रहा है तब H2 3 खत्म हो रहे हैं, तो हो गया ना भाई H2 का 1/3. या फिर अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, देन 3 into rate of dissociation of N2 equal to rate of dissociation of H2. तो अगर मैं इसकी जगह अगर 1 रख दूं तो मेरे पास क्या आएगा? H2 कितना डिसोशिएट हो रहा है? जब एक N2 डिसोशिएट हो रहा है तो H2 3 into 1 डिसोशिएट हो रहा है. दिस इज द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2. ये आई होप आपको यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा. नाउ आई विल गिव यू अ न्यूमेरिकल, जिसको एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. आंसर्स देखें. क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम लोग, इफ द रेट ऑफ dissociation of A for the reaction is 2 into 10⁻⁻5 mole per liter per second, then find out पहला rate of dissociation of B, rate of formation of C, rate of formation of D, and fourth rate of reaction. इक्वेशन आपको दे रहा है 2A plus 3B gives 4/5C plus 1/2D. कोई भी एक एलिमेंट्री इक्वेशन दे दी तो इनको करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे पहले रेट लॉ लिख लो इसके लिए. अरे डिसोसिएशन एसोसिएशन तो कांस्टेंट होंगे, तो क्या बोल रहा है रेट लॉ? दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी? माइनस, अरे रिएक्टेंट है तो dA/dt माइनस dB/dt प्लस dC/dt प्लस d/dt. मैंने क्या लिखा आपके लिए यहां पर? रेट ऑफ एसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन, या फिर रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख दिए. अब रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग किसका यूज करते हैं? कोफिशिएंट, दैट इज 1/2
that is 1/3. 4/5 will becomes 5/4 and 1/2 becomes 2/1. अब मुझे दे क्या रखा है, that is minus dA/dt की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, डिसोसिएशन की वैल्यू दे रखी है ना, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए किसके बराबर होता है, माइनस डी ए अपॉन dt, इसकी वैल्यू दे दी 2 × 10⁻⁵. निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी, दैट इज माइनस डी b/dt की वैल्यू निकालनी है. इन दोनों के बीच का रिलेशन मुझे कौन बताता है, रेट लॉ बताता है. कैसे, दैट इज माइनस डी a/dt इक्वल टू माइनस डी b/dt. अगर इनकी बात करें अगर हम लोग, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 और यहां से ये कितना आ जाएगा 1/3. ये वैल्यू मुझे दे रखी है, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट आउट करनी है, तो ये मैं 3 इधर ले जाऊं, दैट मींस 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस dA अपॉन dt विल बी देयर, दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई बाय dA/dt की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻⁵. अरे 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 3 × 10⁻⁵. ये वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो गई किसकी, dB/dt, दैट इज 2 × 10⁻⁵. ऐसे कैसे आप C की निकालेंगे, ऐसे कैसे D की निकालेंगे, किसी भी एक को रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेट करेंगे, तो बाकी सारी वैल्यूज आपको निकालनी है और इसके आंसर्स मुझे लिख के देने. द नेक्स्ट हेडिंग इन दिस सेशन विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. देखिए भाई, ऑर्डर होता क्या है, अगर बेसिकली देखा जाए तो ऑर्डर बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है. दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ. अरे रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स के सम का, आपके पावर का सम ही क्या कहलाता है, आपको ऑर्डर कहलाता है. जैसे मैंने बोला कि रेट लॉ लिखा इस ए इक्वेशन AA एंड BB गिव्स CC प्लस D इंटू D, ये कोई भी एक एलिमेंट्री इक्वेशन थी. इसके लिए उन्होंने बताया रेट लॉ इज कंसिडर्ड एज A की पावर m एंड B की पावर n. अब दिमाग में आता है सर यहां तो आपने इक्विलिब्रियम में पहले सिखाया था कि ये कोफिशिएंट रेट लॉ में पावर बनते हैं. आपने बताया कि रेट एक्सप्रेशन जब लिखना है तभी वो अपॉन में लिख दो. अभी भी आप यहां A लिखा हुआ है तो यहां पर आप m लिख रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है, क्लियर है. तो अगर हम लोग बात करें तो ये m यहां से क्या है, इट मे बी इक्वल टू A, इट मे बी नॉट बी इक्वल टू A. n जो है वो b के बराबर भी हो सकता है और b के बराबर नहीं भी हो सकता, बट जो ऑर्डर मेरा निकलेगा दैट विल बी मस्ट बी m प्लस n. ये ऑर्डर होगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और जीरो. जहां पर नेगेटिव ऑर्डर पर थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल आ जाता है कि नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो सकती हैं कि नहीं, बट हम लोग यहां पर पॉजिटिव, फ्रैक्शन और जीरो पे, फ्रैक्शन का मतलब इन द फॉर्म ऑफ P/Q. अगर मैं बात करूं कि रेट लॉ आप A की पावर 1 और B की पावर भी 1, ये चीजें आपको देगा वो, देन A की पावर 1, B की पावर 1 और ऑर्डर बोलो भाई सर 1 + 1 = 1. बहुत बढ़िया बेटा, बायो थी. 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है. नहीं सर हमारे तो 1 + 1 = 1. बेटा ये गेट्स नहीं है, ठीक है. यहां से 1 + 1 कितना, 2. दैट R इज इक्वल टू A की पावर 1 एंड B की पावर 1/2, दैट इज 1 + 1 इक्वल टू, सॉरी दैट इज 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2. R is directly proportional to A की पावर 1 and B की पावर -2, that is 1 - 2 = -1. R equal to A की पावर 1 and B की पावर -1, 1 - 1 = 0. ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और जीरो, सभी टाइप के ऑर्डर्स आपके पॉसिबल है. नेक्स्ट अगर बात करें तो इनको रीड कैसे करते हैं उस चीज को. मैंने इक्वेशन दी रेट लॉ में R is A⁻1. इसको रीड कैसे करेंगे, द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A. वेरी गुड. अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, R is A की पावर 1 और B की पावर 2, then how can I read, the reaction is first order with respect to A, the reaction is second order with respect to B. ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, अगर कोई इक्वेशन बोलता है a reaction is -1 order या फिर inverse order with respect to A and second order with respect to B, then rate law, तो
तो वो क्या बोल रहा है कि रिएक्शन जो है वो सेकंड -1 ऑर्डर है, किसके रेस्पेक्ट में, दैट इज इनवर्सली ऑर्डर टू -1, ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में कौन सा, सेकंड ऑर्डर, दैट इज बी की पावर 2, दैट दिस विल बी द रेट लॉ। तो मैंने आपको क्या बताया, रेट लॉ दे रखा तो ऑर्डर बता रखे, ऑर्डर आपको दे दिया तो आप रेट लॉ बता सकते हैं। अब सर इसका काम कहां आएगा, आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, इफ द कंसंट्रेशन, इफ rate of reaction for given reaction is R, then what will be the rate of reaction if, अच्छा इसको हम लोग और तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग एक बार छोड़ते हैं। तो reaction is second order with respect to A, first order with respect to B, having rate of reaction equal to कितना R। अरे rate of reaction इन्होंने कितना दे दिया R। what will be the rate of reaction if, पहला concentration of A is double, second concentration of B is double, third concentration of A is half, fourth concentration of B is half, fifth concentration of both A and B double, fifth या sixth concentration of both A and B will becomes half। मैंने ये 6 क्वेश्चंस आपको दिए, एक मैं करके बताऊंगा, उसके बाद के आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना है कि इनके आंसर्स क्या रहे। देखिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर रेट लॉ बना दें, वेयर सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट ए के रिस्पेक्ट में तो कौन सा ऑर्डर है, सेकंड, और बी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट। अरे सही है, सो नो, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। जी सर मैंने लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन आर हो गई। मैंने बोला अब अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दूं, अगर मेरे पास ए का कंसंट्रेशन मान लीजिए जो ए डैश है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ द ए के बराबर है, तो मेरी रेट चेंज होकर आर डैश हो जाएगी। ठीक है, तो सर यहां से आर डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं ए डैश का स्क्वायर और बी डैश की पावर लिख दूं, जबकि मैंने आर डैश इज इक्वल टू अपॉन ए डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2a का स्क्वायर, और b को तो मैंने चेंज ही नहीं किया। दिस वाज एलिमेंट्री इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वाज द 2, एंड व्हाट विल आई गेट, r अपॉन r डैश इक्वल टू किसके बराबर, a का स्क्वायर अपॉन b का वैल्यू अपॉन 2a का स्क्वायर इनटू b की वैल्यू, b से b कैंसिल, क्या बन गया, r अपॉन r डैश इक्वल टू दैट इज a स्क्वायर अपॉन दैट इज 4a स्क्वायर, देन व्हाट विल बी वैल्यू, r इक्वल टू r डैश इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, which will be equal to 4r। getting my point। और r डैश किसके बराबर हो गया आपका, 4r के बराबर हो गया, r डैश will be equal to 4r। तो कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल किया तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, that will be the 4 times। बाकी इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। आप होल्ड करिए, अगर मेरी राइटिंग फास्ट लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है, दैट मींस आप मेरी लैंग्वेज को सुनिए, मैं हर चीज बोलता भी हूं, तो आप वहां से ग्रैब करिए। इसके बाद आता है यूनिट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स रिएक्शंस। डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस की यूनिट की बात करें तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना मेरा, दैट इज m, l एंड t। दिस इज 1 माइनस n, n माइनस 1 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1। क्या क्या एब्रिविएशंस क्या क्या बताएंगे, आओ देखते हैं। m फॉर मोल, L फॉर लीटर, T बोले तो सेकंड। क्लियर है, ध्यान रखना कि ये मेरे नाम के दोनों अक्षर एक साथ आने चाहिए। जहां आपने मेरे नाम के साथ खिलवाड़ किया, दैट इज NAVEEN, जस्ट किडिंग, ये मेरे नवीन नाम में ऐसे लिखता हूं, तो इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तो n 1 माइनस n, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम गलती यही करता है, दैट इज n माइनस 1 एंड 1 माइनस n। तो मेरे नाम के बीच में माइनस माइनस नहीं आना आपको, 1 माइनस n एंड n माइनस 1 ही रखना है। दैट मींस यहां से अब मैंने बोला जहां पर n क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आइए एक एक देख लें हम लोग। दैट इज अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग बात कर लेते हैं। पहला आता है मेरा जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए मेरे लिए n की वैल्यू कितनी, 0, दैट इज m इक्वल टू 1 माइनस 0, l इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स
that will be equal to mole 1 liter 1 और second inverse that is mole per liter per second. यूनिट यही आती है भाई आपकी. सेकंड आता है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी 1, दैट m 1 minus 1 l 1 minus 1 सेकंड इनवर्स, तो मोल m कितना हो गया 0, l भी 0, s minus 1, तो यूनिट विल बी ओनली सेकंड इनवर्स. नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे m 1 minus 2 l 2 minus 1 s minus 1 दैट इज मोल इनवर्स लीटर एंड सेकंड इनवर्स. यही वैल्यू आती है. अब आप मुझे फ्रैक्शन ऑर्डर के लिए, अब मैंने बोला कि मैंने एक वैल्यू दी दैट विल बी इक्वल टू मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2 एंड सेकंड इनवर्स. अब मुझे निकाल के बताइए ये कौन से ऑर्डर की यूनिट है. तो ठीक है, मेरे को ये पता था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है m, ये क्या रिप्रेजेंट करता है l और ये क्या करता है सेकंड. सेकंड से तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा. इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस n, इसकी वैल्यू होती है n माइनस 1. मुझे बोलता है 1 माइनस n की वैल्यू 2 दे दो, या फिर मैं क्या बोलता हूं n माइनस 1 की वैल्यू माइनस 2 दे दो. दोनों बात सही है. दैट इज यहां से n कितना आ गया 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. यहां से n इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. आप किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हैं, आपको n की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशंस. इंटीग्रेटेड इक्वेशंस, मैंने बोला सबसे पहले हम लोग डिराइव करते हैं जीरो ऑर्डर को. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं. मैंने बोला कोई भी एक रिएक्शन है A कन्वर्टेड टू द B. मैंने बोला जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो इसका कंसंट्रेशन A0 था, तो ये कितना होगा 0. जब टाइम t इक्वल टू t था तो ये A0 माइनस x होगा, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा. माना कि किसी छोटे से टाइम dt में जो यहां चेंज हुआ है ये d A0 माइनस x हुआ है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन इज d A0 माइनस x. चेंज इन टाइम इज dt. रिएक्टेंट में है तो ये माइनस, और यही तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन था मेरा. क्लियर है. अब सेकंड मुझे पता है रेट लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. देन व्हाट वाज द रिएक्टेंट्स दैट इज A0 माइनस x कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड पावर विल बी 0. अभी तो मैंने बताया कि रेट लॉ में जो पावर होती है वही ऑर्डर होता है. यहां पर ऑर्डर कौन सा 0, तो पावर भी कितनी आएगी 0. यहां से अगर हम लोग बात करें दैट मीन्स r इक्वल टू माइनस d A0 माइनस x अपॉन dt, और इसकी वैल्यू निकालें तो r इक्वल टू k A0 माइनस x की पावर 0. फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, ये भी रेट के बराबर, ये भी रेट के बराबर, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं माइनस d A0 माइनस x अपॉन dt इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास k A0 माइनस x की पावर कितनी 0. किसी की भी पावर 0 होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं 1. दैट इज माइनस d A0 माइनस x इक्वल टू k इंटू 1 दैट इज द k dt. ऑन इंटीग्रेशन हम लोग अगर बात करें इसके इंटीग्रेशन पर तो क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d A0 माइनस x विद द माइनस साइन इक्वल टू kt प्लस c. इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको नाम. क्लियर है. नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका इंटीग्रेशन पूरा क्या बन जाएगा, या फिर हम लोग पहले k dt का ही इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा माइनस A0 माइनस x इक्वल टू दैट इज kt प्लस c. इसको 1 नाम दीजिए आप, दैट इज माइनस d A0 माइनस x इक्वल टू kt प्लस 1. मैंने देखा कि जब t बराबर कितना था 0, अरे जब टाइम कितना था मेरा 0, तो x की वैल्यू भी कितनी थी 0, तो x भी कितना था 0. इन दोनों की वैल्यूज को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रख दूं, दैट इज माइनस A0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c. c की वैल्यू माइनस A0 आ जाएगी, c की वैल्यू पुट करिए इसमें, क्या बन जाएगा दैट इज माइनस A0 माइनस x इक्वल टू kt माइनस A0. तो kt किसके बराबर आ गया A0 माइनस x, तो t किसके बराबर आ गया A0 माइनस x बाय k. ये था मेरे पास रिप्रेजेंटेशन. तो t इक्वल टू कहना इसे A0 माइनस a अपॉन k, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां से. दैट मींस यहां से क्या मिला आपको, इस तरीके से आपको ये रीजन मिल जाएगा. ये क्या था आपके पास, एक एक चीज को हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं कि कैसे. दिस a was the initial concentration, this a was final concentration, this x was डिसोसिएशन अमाउंट, कितना डिसोशिएट हुआ 10%, 20%, 30%, 40%. K was the
rate constant and t was the time period of the reaction. क्लियर है? अब अगर मैं बात करता हूं इसी रिएक्शन को हम लोग आगे निकालते हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो x will be equal to the a naught. अरे टाइम ऑफ कंप्लीशन में x किसके बराबर आ जाएगा? a naught, then this will become the a naught by k. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके लिए, इसका एक और वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द हाफ लाइफ. मैंने बोला हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन किसे कहते हैं? वो टाइम पीरियड जब कोई भी रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, वही क्या कहलाता है? हाफ लाइफ टाइम. मान लीजिए मैं एक हॉस्टल में रह रहा हूं, मेरे घर से 10,000 रुपए एक तारीख को आए, वो 10,000 को मैं 5,000 में कितने दिनों में कन्वर्ट करता हूं, वही क्या होगा? मेरा हाफ लाइफ टाइम होगा. जैसे मैंने 5 दिन में ही 10,000 के 5,000 कर दिया तो हाफ लाइफ टाइम कितना हो गया? 5 दिन. अब महीने की 15 तारीख नहीं आएगी, दैट मींस मेरे घर से पैसा कितना आया था? 10,000. दैट वाज द इनिशियल अमाउंट. इनिशियल अमाउंट का हाफ जितनी देर में होता है वही क्या बताता है? हाफ लाइफ टाइम. तो डिसोशिएट कितना हो गया? 50%. तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 50% ऑफ द a नॉट. तो कैन आई से a नॉट बाई 2? ये तो हाफ लाइफ टाइम पूछा. अगर 2/3 टाइम पूछता तो a नॉट को 2/3 से मल्टीप्लाई करता. अगर 3/4 टाइम पूछता तो a नॉट को 3/4 से मल्टीप्लाई करता. बट ये बात की बात है, अभी अपन लोग सिंपल क्या देख रहे हैं? हाफ लाइफ टाइम. मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन t इक्वल टू a नॉट माइनस x अपॉन के, देन t इक्वल टू व्हाट वाज द a नॉट माइनस a नॉट बाय 2 अपॉन के. तो ये t हाफ में कन्वर्ट होगा, देन t हाफ इक्वल टू a नॉट माइनस a नॉट बाय 2 अपॉन के, देन t हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाय 2k. और आई बात समझ में? द टी हाफ विल बी इक्वल टू किसके बराबर? a नॉट बाय 2k. तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a नॉट. और हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? a नॉट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगर हम लोग इसकी, तो अब हम लोग आते हैं इसके ग्राफ्स पर. ग्राफ्स पर मैं क्वेश्चंस अपने अगले सेशन में दूंगा सारे आपको. इसके कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, वो सब चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग वन शॉट में कंप्लीट उसको केमिकल काइनेटिक्स को पूरा कर सकते हैं. दैट मींस ग्राफ की बात करें तो पहला ग्राफ जो आता है दैट इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज होगा. सेकंड की बात करें देन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंडेंसी ही नहीं रखती है. थर्ड बात करें दैट इज कंसंट्रेशन a नॉट वर्सेस t हाफ, देन दिस विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो ये सब ग्राफ आपके रिप्रेजेंट करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को. आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक बार इसके. अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट 2 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड. ध्यान रखिएगा अगर आपको ऑर्डर ना बताए तो आप इस यूनिट को देखकर भी ऑर्डर को पहचान सकते हैं. देन फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 5 मोल पर लीटर टू चेंज इन कंसंट्रेशन फ्रॉम 3 मोल पर लीटर. या आपको चेंज इन कंसंट्रेशन दिया इन्होंने, तो इन्होंने a नॉट कितना दे दिया? 5. a नॉट माइनस x कितना दे दिया? 3. आपने k कितना दे दिया? दैट इज 2 into 10⁻⁵. पूछा क्या है आपसे? देन फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड दैट इज t. इन सबको लिखने के बाद क्या आपको यह समझ में आ गया कि फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है? हाँ जी सर, फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया. दैट इज t इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन के. और ये a नॉट माइनस x ही तो a था, तो क्या बचा? t इक्वल टू व्हाट वाज द a नॉट? 5 माइनस 3 अपॉन व्हाट वाज द k? दैट इज 2 into 10⁻⁵. देन t इक्वल टू 2 into 10⁵. 2 से 2 कैंसिल, तो t इक्वल टू 10⁵. मिनट नहीं, आवर्स नहीं. अरे ये यूनिट किसमें थी? सेकंड में थी, तो यहां भी इसको रखो सेकंड में. कभी कभार वो आपके साथ खेले जाता है, वो क्या करता है कि इसका टाइम किस में दे देता है? मिनट में देता है. अरे 10⁵ को डिवाइड बाय 60 कर दो, अरे मिनट में आ जाएगा. इसी को 10⁵ को डिवाइड बाय 3600 कर दो, अरे टाइम आवर में आ जाएगा. ये तो आपके हाथ में है कि करना कैसे है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसका जीरो ऑर्डर का.
a zero order reaction has rate constant 2 into 10 to the power minus 5 have then find out the time required for completion of 40% रिएक्शन। क्लियर है? इन्होंने इस बार क्या कर दिया, आपको परसेंटेज दे दिया, मतलब इन्होंने क्या दे दिया, डिसोसिएशन दे दिया। और डिसोसिएशन के लिए हम लोग बात कर चुके थे, इन्होंने क्या दिया इस बार, एक्स दिया है, तो इन्होंने क्या दे दिया, हमें एक्स दे दिया। तो अब इस बार मैं इनिशियल जो लेता हूं वो कितना लेता हूं, 100। तो ए कितना आ जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया मेरे पास, यहां पर ए तो नहीं लिख सकते हम लोग, दैट इज ए नॉट माइनस एक्स कितना हो गया, दैट इज 100 माइनस 40। अरे 40% कंप्लीशन की तो बात कर रहा है, जब भी परसेंटेज दे तो इनिशियल 100 ले लो, जब भी परसेंटेज दे तो इनिशियल कितना ले लो, 100 ले लो। दैट मींस यहां से k इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स अपॉन के, ये t के बराबर आ जाएगा। देन t इक्वल टू ए नॉट इज द 100, दैट इज 100 माइनस 40 इज द 60। देखिए भाई a की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू अपॉन के की वैल्यू 2 into 10 to the power minus 5। t किसके बराबर आ गया, दैट इज 40 अपॉन 2 into 10 to the power minus 5। t इक्वल टू 20 into 10 to the power 5, then t इक्वल टू 2 into 10 to the power 6। अरे ये किस में आ गया, सेकंड, क्योंकि रेट कांस्टेंट की अपन ने यही वैल्यू रखी है जो सेकंड में थी, तो ये आंसर कुछ ना दे तो सेकंड में निकालना है। ये था मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, इसको एक बार वॉच कर लीजिए अच्छे से, जीरो ऑर्डर में कोई दिक्कत आए तो बता दीजिए मुझे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस मैंने देख रखी है, इसको आप पॉज करके आप लोग इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर मैं इसके सबके पीडीएफ वगैरह भी डालने की सोचूंगा। मैंने सारे लेक्चर्स के नोट्स डाल रखे हैं, मेरी क्लास के नोट्स डाल रखे हैं, और भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्लीज कनेक्ट टू माय टेलीग्राम चैनल फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब आता है मेरे पास रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अरे रिएक्शन कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। व्हाट आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, हर एक वो रिएक्शन जिसका रेट लॉ बोलता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कितना हो, वन टाइम हो। मैंने बोला कोई भी, मैंने एक इक्वेशन दी फर्स्ट ऑर्डर में, n तो कितना होता है 1। मैंने कोई भी एक इक्वेशन दी आपको, वो इक्वेशन थी मेरे पास a विल बी कन्वर्टेड टू द b। क्लियर है? मैंने बोला कि t इक्वल टू 0 पर ये a नॉट था, तो ये कितना होगा 0। t इक्वल टू एनी टाइम t पर ये a नॉट माइनस एक्स एंड दिस वन बिकम्स द x। माना कि कोई स्मॉल टाइम चेंज dt में कंसंट्रेशन चेंज कितना हुआ, d a नॉट माइनस एक्स। तो मेरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहती है, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन था। बट अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, ये एक्सप्रेशंस पूछे जाते हैं आपको हाफ लाइफ टाइम वगैरह के, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactant and the power becomes the coefficient of the concentration terms। clear है? And the power order becomes the power order, यही तो चीज बता रही थी। From the equation number 1 and 2 मुझे एक चीज मिल जाएगी, इसको मैं r इक्वल टू k a नॉट माइनस एक्स की पावर 1 रख सकता हूं क्या, यस। देन ये इक्वेशन नंबर 2 दे दें। फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिल जाएगा यहां से, दैट इज माइनस d a नॉट माइनस एक्स अपॉन डी टी, किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू के ए नॉट माइनस की पावर एक्स की पावर 1। दैट मीन्स माइनस डी ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, के डी टी के बराबर आ जाएगा। इसके अगर पूरे लेक्चर्स आपको देखने हैं तो मेरे से कनेक्ट रहिए, मैं इसके डिटेल्ड लेक्चर्स भी डालूंगा आपको, हर एक चीज समझा करके। ऑन इंटीग्रेशन, मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस डी ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी का इंटीग्रेशन। जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी एल एन ए नॉट माइनस एक्स माइनस का इक्वल टू के टी प्लस सी। वही चीज हमें बाद में पता चलती है, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स के हिसाब से काम चल रहा है। मैं और भी इसके क्वेश्चंस अच्छे करवाऊंगा, ठीक है। तो जब t बराबर 0 था तो यार x भी कितना था, 0। जब t बराबर 0 तो मेरा x भी कितना, 0। दोनों की वैल्यू इसमें रखिए, माइनस एल एन ए नॉट इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से,
c, तो पुट करिए c की वैल्यू इसमें, तो जो इक्वेशन बनेगी तो k इक्वल टू ln a नॉट माइनस, क्लियर है, ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी, kt इक्वल टू ln a नॉट माइनस ln a नॉट माइनस x log a माइनस b, जो वैल्यू बनेगी kt इक्वल टू ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, क्लियर है। दैट मींस यहां से t इक्वल टू ln को log में कन्वर्ट करिए 2.303 अपॉन k, दैट इज log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। ये था आपके इन इक्वेशंस के बारे में। अब इसका भी हम लोग क्या निकाल लें, हाफ लाइफ निकाल लें, और इसके भी बारे में क्या पता कर लें, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं इसकी वो देखते हैं जी। हमने सर पहले ही पढ़ा है, हाफ लाइफ में x की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनिशियल की आधी, दैट इज कैन आई से a नॉट बाई 2, देन t हाफ किसके बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन a नॉट में से a नॉट बाई 2 जाएगा तो a नॉट माइनस a नॉट बाई 2 लिख सकता हूं मैं यहां से, देन t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन k log दैट इज a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2 बच जाएगा, देन log 2 आ जाएगा, t हाफ इक्वल टू 2.303 log 2 अपॉन k एंड t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से मुझे एक चीज पता चली है कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे अपनी डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके क्वेश्चंस अगर हम लोग करने की सोचे तो हम लोग इसके भी क्वेश्चन उसी तरीके से होता है जैसे हम लोगों ने किए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको k की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁵, देन फाइंड t हाफ। t हाफ निकालना है तो हम लोग क्या रखा है 2.3 ले लीजिएगा यहां से। तो हम लोग क्या करें, ये वैसे बहुत इजी वैल्यू देता है, दैट k इक्वल टू 6.93 × 10⁻², देन फाइंड आउट t हाफ ऑफ द इक्वेशन। ये बोर्ड के हिसाब से मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, देन फाइंड आउट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। कैसे निकालेंगे आप लोग, दैट इज t हाफ हमें पता है सर 0.693 अपॉन k होता है, तो t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन 6.93 × 10⁻², दैट इज t हाफ इक्वल टू, कैन आई राइट 6.93 × 10⁻⁻1 multiply by 10⁻² upon 6.93, आंसर t हाफ विल बी इक्वल टू 10 बच जाएगा भाई हमारे पास। अरे -1 से 1 पावर कट जाएगी, देन ये कितना आ गया 10 मिनट, क्योंकि ये इन्होंने दे रखा था मिनट इनवर्स में, कुछ ना दे तो सेकंड मान लेना, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन इसका आता है, इफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स, if the first order reaction completes 40% in 10 minutes, then find time required for 60% completion of reaction। अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 40% अगर 10 मिनट में पूरी होती है तो 60% के लिए कितना टाइम लगेगा। मैंने इक्वेशन लिखी a कन्वर्टेड टू द b, मैंने बोला t बराबर 0 था तो परसेंटेज देते ही अभी हम लोगों ने देखा 100 मान लो, t एनी टाइम t पर ये हो गया 100 माइनस कितना 40, तो ये टाइम तो इसने दे दिया 10 मिनट्स। t इक्वल टू वो टाइम निकालना है जब ये 100 माइनस कितना हो जाए 60, तो इसके लिए तो ये तो बन गया a नॉट, केस 1 के लिए ये बन गया a नॉट माइनस x, केस 2 के लिए ये बन गया a नॉट माइनस x। अपन इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, देन t दे रखा है 10 मिनट इक्वल टू 2.303 अपॉन k log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नॉट 100 अपॉन, पहले केस के लिए a नॉट माइनस x कितना है, दैट इज 60। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। जब तक एक इक्वेशन को उठा करके दूसरे में रखना हो तब इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि उन्हें सॉल्व मत करिए। t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log, सेकंड की बात करें तो 100 अपॉन 60% के लिए दैट विल बी द 40। दोनों इक्वेशन को हम लोग 1/2 कर देते हैं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां से बचा क्या आपके पास इक्वेशन में, इसमें यहां से क्या बच गया, दैट इज t अपॉन, दैट इज 10 अपॉन t इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 100/60 दैट इज इक्वल टू 10/6 अपॉन 2.303 अपॉन k दैट इज 100/60 इक्वल 10/4, दैट इज इससे ये कैंसिल, दैट इज 10 अपॉन t इक्वल टू log 10 माइनस log 6 अपॉन
log 10 माइनस log 4। इनकी सबकी वैल्यूज आपको दी जाती है, आप इसको सॉल्व करिए और t की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस इज हाउ मच टाइम, या फिर आता है प्रूव दैट कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% ऑफ द रिएक्शन। ये बोलता है कि 99% को जो आपको टाइम लगता है वही टाइम किसके लिए लगना चाहिए, आपके डबल लगना चाहिए 99% के टाइम के। वही मैंने इक्वेशन लिखता हूं a से b, t बराबर 0 पर ये कितना 100 तो ये कितना 0। ये बोल रहा है t बराबर t 99% में आपने माना टाइम लग गया x, या फिर अपन इसको मान लेते हैं t 99 लग गया तो ये कितना हो गया, सॉरी t 90 पे कितना लग गया, t 90% पे टाइम कितना लग गया, यहां से वापस लिखते हैं। मैंने बोला जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो t 90 लिख दूं मैं इसको, दैट इज 100 माइनस 90। तो t 99 पर जो टाइम लगा दैट इज t 99 लग गया, दैट इज 100 माइनस 99। ये मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया a नॉट, ये कंसंट्रेशन हो गया फर्स्ट केस के लिए a नॉट माइनस x, ये कंसंट्रेशन हो गया सेकंड केस के लिए a नॉट माइनस x। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया, एक केस में यहां पर रखो 90 माइनस 100 माइनस 90, एक केस में यहां पर रखो 100 माइनस कितना 99, दोनों की इक्वेशन को अपॉन करो, ऊपर आएगा 100 200, दैट मींस 100 बाय 10 वैल्यू आएगी और ये इक्वेशन यहां से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग चले दैट इज द ग्राफिकल सेक्शन। तो ग्राफ जो बनते हैं इसके बनते हैं स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c के। मैं आपको डिटेल्ड ग्राफ भी बताऊंगा बट यहां पर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, a नॉट माइनस एक्स, दैट इज सेकंड। अगर बात करूं मैंने बोला log a नॉट वर्सेस log t के बीच में, दैट मींस मुझे इक्वेशन पता है kt इक्वल टू log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स, दैट इज log a नॉट माइनस a नॉट माइनस एक्स। तो मैंने क्या लिया, log a नॉट को लिया y एक्सिस पर, तो log a नॉट इक्वल टू अपॉन 2.303 आएगा kt अपॉन 2.303 plus log a naught minus x, and this graph will be in this way। सेकेंड ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, ये मैं बहुत ही आपको फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए करवा रहा हूं, वन शॉट में हमने काइनेटिक्स के सारे ग्राफ कंप्लीट किए हैं, दैट इज log a naught minus x वर्सेस t की बात करें, आप इसके डिटेल लेक्चर देखिए, मैंने हर एक ग्राफ को एक्सप्लेन कर रखा है, क्लियर है। तो यहां पर log a naught minus x के ग्राफ कुछ यहां से जाएगा, ये पॉइंट बताता है आपको किसको, log a naught को बताएगा, दैट इज स्लोप इसका कितना होता है, इसका स्लोप होगा k अपॉन 2.303 और इसका जो स्लोप आता है दैट इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303। दिस वाज माय कंप्लीट इक्वेशंस एंड लास्ट टाइम आई एम गिविंग एग्जांपल दैट इज द अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में आपको बताता हूं, दिस इज रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी ऑफ एनी ऑफ द केमिकल काइनेटिक रिएक्शन ऑन द टेम्परेचर। ये बताती है कि जब भी टेम्परेचर के रिगार्डिंग k इक्वल टू a e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती है। द फर्स्ट वन इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अरे किसके बारे में बताती है, एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। वहां तक पहुंचाने के लिए भाई ये अपने पास रिएक्शन है, कोई भी रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है माना, इस रिएक्टेंट को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए जो कि इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैं यहां से लेकर यहां तक जो इसको एनर्जी दूंगा दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, और ये डाउन में आ जाएगी यहां से, दैट इज प्रोडक्ट एंड लास्ट वन इज द रिएक्टेंट। इस तरीके से हम लोग काम करें यहां से, दैट इज यहां से जब मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करूंगा दैट इज द log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन RT की वैल्यू आएगी यहां से, दैट इज 2. ln k इक्वल टू ln a, दैट इज log बेस e, और log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से हम लोग डिवाइड करते हैं जब भी log से करते हैं, दैट इज log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। हम लोग log पहले उसको ln में करते हैं, ln k इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT and then further we will discuss into the log। दो टेम्परेचर्स पर दे तो कैसे करते हैं, that is log k2 upon k1, that is log k2 upon k1, log a से log a कट जाएगा, then EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon
T1, T2। ये था मेरा केमिकल काइनेटिक्स पर कंप्लीट ऑब्जर्वेशनल वीडियो। एक क्वेश्चन और बचता है जब आपको ऑर्डर पूछता है, ठीक है। क्या करता है वो, आपसे ए का कंसंट्रेशन दिया, बी का कंसंट्रेशन दिया और रेट दे दी, और अब आपसे पूछता ऑर्डर A 0.1, B 0.1 और रेट 2 into 10⁻²। A 0.1, B 0.2, 4 into 10⁻²। A 0.2, B 0.1 that is equal to 8 into 10⁻²। क्लियर है। इस तरीके से उससे कुछ वैल्यूज दे दी और वो आपसे ऑर्डर पूछता है। कुछ नहीं करना है, पहले एक एक के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखो। मैंने माना कि मेरा रेट एक्सप्रेशन R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर कितना है M, और क्या मान लू मैं N। अब मुझे क्या पता चल रहा है कि यहां से मैंने पहली इक्वेशन रखी, तो 2 into 10⁻² दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर A, K मैं यहां लिख सकता हूं वैल्यू 1, कंसंट्रेशन 0.1 वैल्यू N। सेकंड क्या बोल रहा है, दैट इज 4 into 10⁻², K 0.1, 0.2 दैट इज M and N। थर्ड 8 into 10⁻² दैट इज इक्वल टू K 0.1, 0.2, 0.1 that is M and N। इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 जहां जो इक्वल दिखे उसे कट करो। जैसे द इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 into 10⁻² अपॉन 4 into 10⁻² इक्वल टू K 0.1 की पावर M, 0.1 की पावर N अपॉन K 0.1 की पावर M एंड 0.2 की पावर कितनी हो जाएगी N। यहां से देखें तो मैं इनसे 2 से 2 पावर कैंसिल, K से K कैंसिल, ये पूरी वैल्यू कैंसिल, वहां से पॉइंट चला जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा 2 2 जा 4 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर N। तो कैन आई राइट दिस एज द 1, तो N की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। देन द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। एक वैल्यू आ गई मेरे पास, सेकंड वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा इसको, अब मेरे पास कौन सी, मेरे को N की तो वैल्यू मिल गई, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग, दैट इज 1 डिवाइड बाय 3 करता हूं तो 2 into 10⁻² अपॉन 8 into 10⁻² इक्वल टू K 0.1 की जगह यहां पर आएगा 0.2 एंड 0.1 की पावर M एंड N, यहां से K दैट इज पॉइंट कितना आ गया, सॉरी मैंने ऊपर यहां से गलत लिख दिया, एक मिनट, K इक्वल टू किसके बराबर 0.1 की पावर M, 0.1 की पावर N अपॉन 0.2 की पावर M एंड 0.1 की पावर N। दैट इज यहां से मैं इसको कैंसिल करूं, देन 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर M। कैन आई राइट इट एज 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 की पावर M एंड M इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ट्वाइस। देन ऑर्डर इज सेकंड विद रिस्पेक्ट टू A। तो A के रेस्पेक्ट में कितना आया, सेकंड ऑर्डर, B के रेस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल 2 + 1 इक्वल टू 3। दैट वाज माय सेशन। मेरे को पता है मैंने थोड़ा सा क्विकली बताया, बट दिस वाज द रिवीजन सेशन कि कैसे आप केमिकल काइनेटिक्स को कर सकते हैं। इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को कनेक्ट करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द फ्री लेक्चर्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मैं पेपर भी डिस्कस करूंगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर स्टे कनेक्टेड विद मी। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।